गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। हम लोग हिंदी के सेशन में जुड़ रहे हैं और यूपीपी री एग्जाम को लेके, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सेट किए हैं, जिसमें अगर आप 45 प्लस अगर करते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई। आइए क्वेश्चन को अपने से भी करते रहिए, बाकी हम क्वेश्चन पे डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पहला, कह रहा है हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी है आपकी संस्कृत। कौन है? संस्कृत। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। आइए जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले आती है संस्कृत, पहले आती है संस्कृत, इसके बाद आती है पाली, पाली, फिर इसके बाद आपकी आती है प्राकृत, फिर इसके बाद आती है अपभ्रंश, फिर इसके बाद हिंदी की उत्पत्ति होती है, फिर इसके बाद हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए हिंदी की अगर आदि जननी की बात की जाएगी तो हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। इसका मतलब कि जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम हिंदी को देवनागरी लिपि में पाया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें पाणिनि द्वारा, तो पाणिनि द्वारा रचित जो रचना है अष्टाध्यायी, सभी लोगों को पता ही है। हम अमीर खुसरो की अगर बात करें, अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, मुकरी दो सुखने, ये सब जो रचनाएं हैं ये अमीर खुसरो की है। अगर हम बात करें कि हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी का प्रावधान किया गया, स्वीकार किया गया है? तो अगर हम बात करें अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक इसका प्रावधान किया गया है भाषाओं के बारे में। ठीक है। और अगर हम बात करें कि किस अनुसूची में, तो अनुसूची है आपकी 8, यानी 8वीं अनुसूची में भाषा, और कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं, वर्तमान भाषा कुल 22 है। कभी कभी अगर आपको अगर ये दिया रहे कि 343, ये तो आपकी हिंदी भाषा ही होगी राजभाषा, और लिपि जो होगी देवनागरी, तो ये इस 343 एक के अकॉर्डिंग रखा गया है। अगर ये दोनों अगर आपके अगर ऑप्शन में अगर है तो आप इसको पिक करिएगा, अगर ऑप्शन में अगर नहीं है तो आप 343 को पिक कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही है 343। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, करें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। जबकि अगर हम बात करते हैं कुल मात्राओं को अगर देखा जाए तो कितनी है? 13 है, जिसमें अंग और अ, ये दो ऐसे जो है स्वर माना गया है और ना ही इनको व्यंजन माना गया है। इनको माना गया है अयोगवा। क्या माना गया है? अयोगवा, अयोगवा। अगर हम बात करें वर्ण, वर्ण कुल कितने हैं? वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वर कितने हैं? 11 स्वर प्लस 2 क्या है? अयोगवा है। कुल मिला के कितने हैं? 13। अब हम व्यंजनों की बात करें तो कुल कितने हैं? 39। अगर 39 की अगर हम बात करें तो 39 कौन कौन से हैं? 25 स्पर्श व्यंजन है, 25 स्पर्श व्यंजन है, 25 स्पर्श व्यंजन है, जबकि 4 अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। और अगर हम बात करें 4 आपके उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन है। अब इन चारों उसमें के बाद 2 की बात करें, 2 आपके उच्छिष्ट व्यंजन है, 2 आपके उच्छिष्ट, उच्छिष्ट व्यंजन है। जबकि 4 की अगर हम बात करें तो 4 आपके मिश्र व्यंजन है, मिश्र या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जब अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 4 4 8 2 10 4 14, और 14 में अगर हम 25 को जोड़ देंगे तो कितने टोटल हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। यही आपके जो वर्ड है जो प्रयोग किए जाते हैं ये। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत की अगर हम बात करें, जो ट वर्ग आता है वो मूर्धा होता है, और
अगर हम टवर की बात करें तो मूर्धा होता है, और हम स की बात करें, स स ये होता है आपका दंत। स आपका होता है दंत। ह को बात करें और प की अगर हम बात करें, जैसे प होता है ओष्ठ, ये ओष्ठ से बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है, हा को कंठ से बोला जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, 5 का होगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? नासिक का मतलब कि नासिक को ही पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे अगर हम क ख ग घ जब लिखते हैं तो अंगा, इया, ड़, न और म, ये जो 5 अक्षर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को पंचमाक्षर बोलते हैं और इन्हीं को नासिक के बोलते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है नासिक के द्वारा होता है, नाक से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको नासिक के बोला जाता है। तो इसमें कौन सा अक्षर आपका है? आपका ड़ है, अड़ा है। अड़ा आपका हो जाएगा नासिक के वर्ण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अतीव, अगर हम अतीव को अगर लिखेंगे तो अति धन ईव, अति धन ईव। जब ये छोटी ई और यानी छोटी ई मिलती हैं तो बड़ी ई का निर्माण हो जाता है अतीव। क्या हो जाता है? अतीव। तो हमारा अगर हम बात करें उपसर्ग इसमें कौन सा है, तो उसमें अति उपसर्ग है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज का मतलब होता है कि जो अपने देश से बाहर के देशों से लिए गए जो शब्द हैं या प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विदेशज बोलते हैं या आगत शब्द बोलते हैं। अगर हम बात करें तेंदुआ का, ये देशज है। तेंदुआ क्या है? देशज है। नौ क्या है? देशज है। रिक्शा क्या है? रिक्शा जापानी शब्द है। रिक्शा जापानी शब्द है। जूता क्या है? देशज है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, रिक्शा, जो जापानी शब्द का मतलब कि जापानी शब्द है रिक्शा। अगर हम और इसकी बात करें कि जापानी शब्द में और कुछ शब्द होते हैं, जैसे झम्पान, झम्पान, और भी शब्द हैं, सायोनारा, सायोनारा। तो ये जो शब्द आपके होते हैं ये जापानी है। अगर इनको अगर हम बात करें देशज और विदेशज की, तो ये आपकी मतलब कि विदेशी शब्द हैं, यानी विदेशज शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। अगर हम बात करें, जैसे अगर तन की बात करें और मन की बात करें, तन और मन की अगर हम बात करें, तो कभी भी अगर देखिए, अगर मैं कहूं मेरा तन, ये वाक्य आपका सही है। अगर इसके साथ जो आगे जो शब्द लगा है, जो स्वीकारात्मकता वाला जो शब्द लगा है, जो स्वीकारता है, जैसे कि जो लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण शब्द जो होते हैं, ये आपको जो तन के बारे में बता रहे हैं कि ये पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मेरा मन, मेरा तन, यानी मेरा लगेगा। कभी आपने ये सुना है कि मेरी होगा? मेरी तन कभी सुना है? मेरी तन कभी सुना है? मेरी कभी मन सुना है? नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो क्या ये होंगे? नहीं। ये सब मेरी यहां लगेगा ही नहीं। लगेगा जब भी तो मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन। तो धन भी आपका हो जाएगा पुलिंग, और तन भी हो जाएगा पुलिंग, और मन भी हो जाएगा पुलिंग। तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, पुलिंग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमको बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। जबकि सोना की बात करें तो सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और मनहाई क्या है? भाववाचक है, भाववाचक। वैसे खुशी की बात करें तो खुशी भी भाववाचक है। विद्वता भी भाववाचक शब्द है। अगर हम ये कह दें कि भाववाचक शब्द होते कौन कौन से हैं? अरे भाववाचक वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक होते हैं। जबकि सोना को तो हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये द्रव्य है या मेटल है, ठीक है, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक आपकी जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शिक्षकों की एक जाति होती है, शिक्षकों की एक जाति होती है जिसमें बहुत सारे शिक्षक शामिल होते हैं, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अगर हम विशेष किसी शिक्षक की अगर बात कर दें,
जैसे कि अगर हम किसी विशेष शिक्षक के बारे में बात करें तो तुरंत व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन अगर हम सभी शिक्षक के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। भाववाचक में भाव की बातें कही जाती हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक में हमने बता दिया कि जो पदार्थ होते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे उसमें मेटल भी आ जाते हैं, लिक्विड वाली भी चीजें आ जाती हैं। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो कल बता दिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर इसी में जातिवाचक संज्ञा को ही किसी व्यक्ति को अगर विशेष नाम से अगर पुकारा जाए तो आपका हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो जैसे हिमालय है, हिमालय का नाम है, क्योंकि हिमालय हिमालय जैसा कई हिमालय तो है नहीं, तो इसलिए किसी पर्टिकुलर एक स्थान के बारे में बताया गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि राम, तो राम का मतलब भगवान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान राम के अलावा कोई दूसरा राम नहीं है, इसलिए अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब ये होता है कि संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका जो प्रयोग किया जाता है, आपका अगर नाम लिया गया मोहन, तो मोहन क्या है, संज्ञा है। अगर हमने कहा कि आपका नाम मोहन है और मोहन के स्थान पे हमने लगा दिया आप, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो हमने आपको आप से संबोधित कर दिया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो ये जो सर्वनाम आप है, जो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि आप निजता के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचकता का भाव होगा, और निश्चयवाचक में किसी चीज की निश्चितता सिद्ध होगी तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो संबंध को दर्शाता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह जो दिया गया है यह क्या है, कह रहा है संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए यह क्या है, यह संकेत कर रहा है। अगर इसको हम बात करें तो संकेतवाचक सर्वनाम की विशेषता, मतलब कि जो विशेषण जो है, मतलब कि सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है, एक तो विशेषता भी बता रहा है और ऊपर से संकेत भी कर रहा है। यह मतलब जैसे कि हमने कहा कि यह पेन मोहन की है, इसने मैंने ये संकेत किया कि ये पेन किसकी है, मोहन की है, इसलिए यह जो हो जाएगा आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, संज्ञा होगी नहीं, क्योंकि संज्ञा में सीधे सीधे किसी के नाम की बात की जाती है। ठीक है, क्रिया विशेषण होगा नहीं, क्रिया का मतलब होता है कि क्रिया की विशेषता बताए, यहाँ पर किसी क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, और विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। हम, एक चीज बताइए, अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, पुरुषवाचक, अच्छा पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और होता है एक अन्य पुरुष। ठीक है, अगर हम प्रथम में बात करें तो प्रथम में आता है मैं, हम सब, हम सब, तुम, तुम सब, वे, वे सब, वे सब। अब अगर हम बात करें कि ये जो जितने भी इनमें जो प्रयोग किए जाते हैं ना, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आते हैं। तो जबकि अगर हम की बात करें, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम का मतलब होता है कि हम कई लोगों के साथ जा रहे हैं। अगर एक जा रहा होता, अगर सिर्फ मैं अगर जा रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैं ताजमहल देखने जा रहा हूं। अगर हम ये कह दें कि अगर हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी पूरी टोली जा रही है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इसलिए क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम में जो स्वयं को जो प्रेजेंट करता है, जैसे कि स्वयं आप ही चले जाइए, स्वयं आप ही खा लीजिए, आप ही आ जाइए, तो ये सब सारी चीजें जो होती है निजवाचक सर्वनाम में होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, जहां निश्चयता का बोध हो वहां पे, और जहां संबंध की बात हो वहां संबंधवाचक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है, इसका मतलब अगर हम बात करें कि इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है कि यह कुत्ता मेरा है। जैसे यह कुत्ता, क्या कुत्ते की काउंटिंग की जा सकती है। चलिए यहाँ दिया गया गुणवाचक विशेषण, पहले वाले ऑप्शन में दिया है गुणवाचक विशेषण, दूसरे में दिया है सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अच्छा परिमाण में क्या क्या चीजें होती हैं, परिमाण में जो माप तौल वाली चीजें होती हैं, कौन होती हैं, माप तौल, जिसको मापा जा सके, तौला जा सके, माप तौल वाली जो चीजें होती हैं ये परिमाण में आती है। ठीक है, संख्या में, संख्यावाची विशेषण में जिसकी गणना की जाती है, कुछ जैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगणनीय हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी गणना की जाए तो उनकी गणना भी हो सकती है, तो ऐसे में हम इनको संख्यावाची कहते हैं। जो गिनने गिनने जो गिनी जाती है, जो गिनने योग्य होती है, उसको संख्यावाची कहते हैं। सार्वनामिक
अगर हम सार्वनामी की बात करें, जो सार्वनाम के स्थानों पे जो प्रयोग किया जाता है उसको सार्वनामी कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और गुणवाचक, गुणवाचक की अगर बात करें, अच्छा एक चीज बताइए, क्या कुत्ता मेरा है? अब हम कुत्ते की अगर हम बात करें तो कुत्ता क्या है? संख्या। एक कुत्ता रहेगा तो उसको कुत्ता कहेंगे, दो कुत्ते रहेंगे भी तो उसको कुत्ते कहेंगे, लेकिन उसकी गणना तो की जाएगी ना, दो कुत्ते। अब एक कुत्ता है तो एक की बात है, मतलब इसको अपनी गणना कर लिया, इसका मतलब गिना जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा, आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध। कह रहा है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा। अब देखिए यहां दिया गया है थोड़ा, थोड़ा सा। अब हम कह रहे हैं दूध है, ये मात्रा है, दूध मात्रावाचक है, ठीक है। अब क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं निश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं, अनिश्चित थोड़ा का मतलब जहां थोड़ा आ जाए, थोड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, जरा सा आ जाए, ये सब सारी चीजें क्या है? जरा सी चाय दे दीजिए, थोड़ा सा चाय दे दीजिए, थोड़ा खाने के लिए दे दीजिए, ये सब मात्रा है, क्योंकि इनकी जो गणना की जाती है ये मात्रा के आधार पर की जाती है। किलो में तौला जा सकता है, लीटर में तौला जा सकता है, लेकिन इनकी गणना नहीं की जा सकती, ये अगणनीय होते हैं। इनको किलो में बांट दिया गया तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। अगर हमने उसके थोड़े बिना माप तौल के अगर निकाल दिया तो उसको क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। इसलिए हमारा ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक में अगर हम बात करें, निश्चित संख्या का मतलब होता है निश्चित, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, अगर हम आपसे बात करें कि हमको 2 आम दे दीजिए, इसका मतलब क्या है? वो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक। अगर गुणवाचक की बात करें तो जहां पर किसी के गुण की विशेषता बताई जाए वहां गुणवाचक होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि श्याम, श्याम ईमानदार है, ईमानदार क्या है? गुण है। ईमानदारी क्या है? गुण है। उसकी विशेषता ईमानदारी है, वो गुण है, ठीक है। सार्वनामिक की बात करें तो जो सार्वनामिक विशेषण जो होता है, सर्वनाम से पहले जो प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम के लिए लगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम बात करें, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अगर हम बात करें ढेर सारे ना, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो ढेर का मतलब क्या होता है? ये निश्चितता का बोध करा रहा है कि अनिश्चित की बात कर रहा है? ढेर का मतलब, खिलौने की बात करें, खिलौना गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? खिलौना काउंटेबल है, इसलिए खिलौना क्या हो जाएगा? गिना जा सकता है। एक खिलौना, दो खिलौना, तीन खिलौना, चार खिलौना, जब मार्केट से जाकर खरीदते हैं कोई चीजें तो उसकी गणना कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल पीस में रहता है, 2 पीस में रहेगा, 3 पीस में रहेगा, 4 पीस में रहेगा, तो उसकी हम गणना कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल वाली चीजें हैं, ठीक है। तो गिना जा सकता है, वो गणनीय है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे बात, ढेर का प्रयोग किया गया, ढेर सारे मतलब उसकी गणना नहीं की गई है, काउंट करके बताया नहीं गया कि हाँ 10 है, 5 है। अगर उनकी अगर संख्या निर्धारित की जाती तो वो क्या हो जाती? निश्चित संख्यावाचक हो जाते। उनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप क्या है भाई? क्रिया का मूल रूप है धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। अगर हम कर्म की बात करें तो जो करता है, जिसको करता है उसी को कर्म कहते हैं। और भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा की 3 इकाई होती है। कौन कौन सी भाषा की 3 इकाई होती है? एक होता है मौखिक, मौखिक भाषा। एक होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। एक होता है आपकी सांकेतिक भाषा, एक होता है सांकेतिक भाषा। चलिए क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। आपका ऑप्शन बी वाला सही है। साथ साथ आप भी अपने क्वेश्चन को करते हुए चलिए, देखिए कि आपका कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, ठीक है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते चलिए। चलिए 20वां प्रश्न पे हम आ गए। 20वां प्रश्न कह रहा है, धातु कहते हैं। धातु कहते हैं किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? कर्तवाच्य, वाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक का मतलब होता है जहां पर अगर किसी सेंटेंस में, किसी कथन में जो कही गई जो बात है, जो क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है, अगर सीधी कर्ता पे पड़े, सीधे कर्म पे पड़ता है तो कर्मवाचक क्रिया हो जाती है। अगर वही जो क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। आइए देखते हैं। कह रहा है मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर तक बैठा। क्या बैठा? क्या, अगर हम बैठने की बात करें, सबसे पहले क्या और कौन शब्द का प्रयोग करके हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं
क्या बैठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, ये सब, रोना, ये सब क्रियाएं जो होती हैं ये अकर्मक क्रियाओं में शायद इनका मतलब इनका प्रयोग हमेशा किया जाता है, क्योंकि इनके आगे जैसे कि अगर हम बात करें सोना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सो रहे हैं, तो क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे? क्या सो रहे हैं, आपके पास कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में हम ये बात कह सकते हैं कि बैठना, जैसे कि कह रहा है कि मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा बैठा है, इसका मतलब कि बैठना क्या है, अकर्मक क्रिया है, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। जबकि हम किसान की बात करें, किसान हल से खेत जोत रहा है, किससे जोत रहा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, क्या जोता जा रहा है, खेत जोता जा रहा है। ये हमारा जो करता है, जो करता है, जो कर रहा है, किसान क्या है, किसान करता है, और खेत क्या है, आपका कर्म है, और जोतना क्या है, क्रिया है, और क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता, कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए कर्मवाचक हो जाएगा। अब कर्म मतलब कि कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए सकर्म क्रिया हो जाएगी। अगर मैं कहूं मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, खरीदना क्या है, क्रिया है, और ये जो खरीद रहा है क्या, फल खरीद रहा है, इसका मतलब कि इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए सकर्म क्रिया हो जाएगी। अगर हम बात करें पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ने की मैं बात करूं तो कहां पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, ये आपका भी तीसरा, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई का जो छात्रों पे पढ़ रहा है, या पुस्तकालय में पढ़ रहा है ना, पुस्तकालय पे पढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, जबकि ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कदाचित, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल पहचानिए। अब यहाँ कदाचित संध्या की बात कर दिया, मतलब कदाचित मतलब कि शायद, संभावनाओं की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, एक कह रहा है कदाचित संध्या को पानी बरसे, ये संभावना व्यक्त कर रहा है, इसलिए संभाव्यवाची, संभाव्यवाची भविष्य काल हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, और भविष्य की बात कर रहा है, अभी पानी बरसा नहीं है, इसलिए संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। बच्चा गया यानी बच्चा जा चुका है, बच्चा गया यानी बच्चा जा चुका है, भविष्य काल की बात है। पहला ऑप्शन भविष्य काल, दूसरा कह रहा है पूर्ण भूतकाल, कह रहा है सामान्य वर्तमान काल, और सामान्य लास्ट वाला है, चौथा वाला ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन की बात करें तो सामान्य भूतकाल की बात कर रहा है। इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, क्योंकि वो जा चुका है। ठीक है, वो कार्य पूरा हो चुका है, वो भूतकाल हो चुका है, बच्चा गया, बच्चा रुका नहीं है, बच्चा गया। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा रास्ते में है, बच्चा जा चुका है, बच्चा गया। चलिए भविष्य काल की अगर हम बात करें, तो भविष्य काल के मुख्य कितने भेद होते हैं, मुख्य तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन। अगर हम कहीं कहीं देखते हैं चार भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है भाई, जो कार्य, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर प्रतिदिन पढ़ाता है, तो इस टीचर का पढ़ाने का कार्य है, प्रतिदिन चलता रहता है, वो चलेगा, तो सामान्य वर्तमान काल है। जो कार्य प्रगति पे है, वर्तमान में जो चल रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। सामान्य भूतकाल की अगर हम बात करें, जो सामान्य भूतकाल क्या है, सामान्य भूतकाल का मतलब ये होता है कि जो सामान्य भूतकाल में चीजें जो बीत जाती है, जैसे कि राधा खाना खा चुकी है, जहां चुकी चुकी जो लग जाते हैं, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। और हम बात करें ये पूर्ण काल, मतलब इसका मतलब कि बच्चा गया, यानी बच्चा गया, वो जाने वाला था, चला गया, अब ये कार्य इसका पूर्ण हो चुका है, भूतकाल में जा चुका है। चलिए अगली हम बात करते हैं, कह रहा है वह काम नहीं करता। चलिए इससे पहले हम कुछ चीजें इसमें बता देते हैं आपको, जैसे कि अगर हम बात करें वर्तमान की बात करें, वर्तमान कितने भेद होते हैं, पांच होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, पांच। भूतकाल की अगर हम बात करें, भूतकाल के कितने होते हैं, भूतकाल के छह होते हैं। ठीक है, छह भेद कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए, ये भूतकाल के हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, करा हुआ काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय पद कौन सा होगा। अगर हम बात करें नहीं, तो नहीं हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अव्यय, अव्यय वाक्य उसे कहते हैं जिनको बदला ना जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, तोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले, और उनको बदला भी ना जा सके, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। जबकि वह और काम, जो संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, और विशेषण होता है। जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा की बात करें, सर्वनाम की बात करें, विशेषण की बात करें, और क्रिया की बात करें, तो ये सब बदले जाते हैं, बाकी चीजें कौन नहीं बदलती है। तो बाकी जो अव्यय होते हैं वो बदलते नहीं है, वैसे ही वैसे प्रयोग किए जाते हैं, इनको अव्यय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है जो कानून, अगला प्रश्न है आपके सामने, कह निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे, आगे आगे सीता के आगे रमा खड़ी है, जो आगे दिया गया है, जिसपे अंडरलाइन किया हुआ जो है, वो आपका अव्यय का कौन सा भेद है। चलिए हम अव्यय की बात करते हैं, तो अव्यय के बारे में जान लीजिए। अव्यय कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से, विस्मयादि बोधक अव्यय,
समुच्चयवाची, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, ये आपके 4 होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि सीता के आगे रमा खड़ी है, तो आगे जो होगा वो आगे क्या है, आगे सीता के आगे विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि जहां विस्मय विस्मय की बातें कही जाती हो, आश्चर्य की बातें जहां हो वहां विस्मय होता है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जहां एक समुच्चय को प्रेजेंट किया जाए, वो आपका समुच्चय हो जाए। क्रिया विशेषण जो क्रिया संबंधित होता है उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि सीता और रमा को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, कि आगे आगे कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, यानी डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27वें प्रश्न पे हम आ गए। 27वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी जो कानून के विरुद्ध हो, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ की बात करते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। निरुद्ध का मतलब रुकावट होता है, निरुद्ध का मतलब रुकावट होता है, और संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुसार, और वैधानिक का जिसको वैधता दे दी गई हो उसको वैध कहते हैं, यानी वैधता निर्धारित कर दी जाए उसको वैध मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरा जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा असूर्यम पश्चा, यानी बी वाला आपका ऑप्शन सत्य हो जाएगा। स्त्रैण का मतलब होता है कि जो पुरुष स्त्री के स्वभाव का हो उसको स्त्रैण बोलते हैं। दुर्निवार का मतलब होता है। चलिए हम अगले वाले प्रश्न में इसका डिस्कशन करते हैं। आइए अगले वाले प्रश्न में कह रहा है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द, उसी को बोलते हैं दुर्निवार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा। स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर, स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। अगर हम बात करें पैरों पे खड़ा होना को ही क्या बोलते हैं, स्वावलंबी बोलते हैं। प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है, अपनी करनी पार उतरनी, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कार्यों का फल बुरा होता है। सी वाला आपका ऑप्शन है, सी वाला कह रहा है। चलिए दो दो इसमें दो दो चीजें आ गई हैं। कह रहा अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सबसे सही मुहावरा या लोकोक्ति बनेगा, कह रहा है कि अपनी अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, यानी अपनी करनी पार करनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाले विशेषण होते हैं वे शब्द कहलाते द्विगु। क्या कहलाते हैं, द्विगु। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची। ठीक है, और जिसमें संख्यावाची पाया जाएगा वो द्विगु हो जाएगा। कारण एक चीज जान लीजिए, अगर मैं बात करूं दशानन, दशानन चतुर्भुज, चतुर्भुज, अब दशानन की अगर बात करें तो दशानन, इसमें भी 10 संख्या का बोध हो रहा है। इसका मतलब कि ये अगर दिया गया हो, अगर बहुव्रीहि अगर नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि अगर नहीं दिया गया हो, तब वैसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। अन्यथा ये जितने भी हैं अगर बहुव्रीहि दिया रहेगा तो सबसे पहले आप बहुव्रीहि ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि वो बहुव्रीहि है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो इसमें द्विगु कहाँ दिया गया है, द्विगु थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी क्या बोलते हैं, फॉन्ट की प्रॉब्लम की वजह से ऐसे लिखा गया है, बाकी चीजें सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विगु बोलते हैं। द्वंद्व में दोनों की बात करें, या योजक चिन्ह से जुड़ा होता है और बीच में और चिन्ह से जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समासी बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि माता पिता, माता पिता, तो ये जो माता पिता होते हैं दोनों, कभी कभी दोनों के दोनों विशेषण हो सकते हैं, कभी कभी दोनों क्या हो सकते हैं, संज्ञा भी हो सकते हैं, और कभी कभी दोनों आपस में, जैसे कि अगर हम बात करें योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को, या द्विरूप शब्दों से, द्विरूप शब्द को भी क्या बोलते हैं, द्विरूप जो शब्द होते हैं उनको भी इधर उधर की अगर हम बात करें तो वो भी क्या हो जाएंगे, द्वंद्व हो जाएंगे। द्विगु की बात करें तो द्विगु में पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, तो संख्यावाची है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता मतदाता शब्द में कौन सा समास है, मतदाता, मतदाता अगर देखा जाए तो ये तत्पुरुष समास होगा। मत का दाता, मत का दाता, मत का दाता का मतलब मतों का दान जो करता है उसको मतदाता बोलते हैं, वो अपने मत का प्रयोग करता है, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि में अगर हम बात करें तो, बहुव्रीहि में अगर हम बात करें तो जो शब्द होता है वो अपना अर्थ नहीं देता है, किसी तीसरे का अर्थ देता है। मतलब कि जो बहुव्रीहि है वो किसी तीसरे का अर्थ देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि शब्द बोलते हैं। जितने भी मिल जाएंगे, अगर आपका कोई अर्थ निकल रहा है तो वो आपका बहुव्रीहि हो जाएगा।
द्विगु समास में हम बात करते हैं, द्विगु का मतलब होता है कि वही जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में जैसे जिसमें योजक चिन्ह से जुड़ा हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गया। और इसके बाद अगर इधर उधर की हम बात करें, लाभ हानि की बात करें, तो ये सब सारी चीजें क्या है, ये आपके द्वंद्व समास में आते हैं। तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों से जुड़ा होता है। जैसे कारक चिन्हों की बात करें, कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा अपदान से अलग, ये सब सारी जो चीजें होती हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों की अगर बात करें तो कारक चिन्ह होते हैं 8। ठीक है, कितने होते हैं? 8। यही 8 कारक चिन्हों से जुड़े होते हैं। इस तत्पुरुष समास को हम इसका जब विच्छेद करते हैं, जब इसको तोड़ते हैं तो कारक चिन्ह निकल के आते हैं और ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सलील। ये किसका पर्यायवाची है? सलील। सलील हो गया, वारिद हो गया, जलज हो गया, जलज जलज हो गया, ये सब जो होते हैं ये जल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, ये सब जितने हैं ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका झंडा का निशान और ध्वज। ये प्रस्तर, प्रस्तर, पाषाण, पत्थर, ये सब के सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। जबकि ध्वज, निशान और झंडा और पताका, पताका ये सब किसके हैं? तो ये सब के सब पताका के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है? बगीचा, वाटिका, ये सब क्या है? ये जंगल के पर्यायवाची नहीं है। वन हो गया, कानन हो गया, अरण्य हो गया, कांतार हो गया, कांतार हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब वन के पर्यायवाची हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं, बाकी बागीचा नहीं है। अष्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अटारी। क्या है? अटारी, यानी सी वाला ऑप्शन सही आपका है। अगर हम कमर की बात करें तो कटी, कटी मीन्स होता है कमर, ये आपका तत्सम है। हंसी, हास्य, हास्य से हंसी, ये भी आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय। जबकि अगर हम बात करें, इसमें भी मात्राएं अगर हम देखें, अब आधा भाव हो गया, प्लस ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और इधर ऊ की मात्रा है, और दय। अगर हम ये बात ई दिया गया है, ई के बाद असमान स्वर अगर आते हैं तो ई का य हो जाता है। क्या हो जाता है? ई का य हो जाता है। और असमान स्वर है, क्योंकि ई अगर ई से मिलता तो बड़ी ई हो जाता, लेकिन यहाँ असमान स्वर से मिल रहा है तो ई का य हो जाएगा, और ऊ की मात्राएं इस पे लग जाएंगी। ठीक है, और ये जो भ है इस पे आके लग जाएगा, यानी अभिदय, जिसमें दिया गया होगा आपका सही होगा ऑप्शन डी वाला, यानी आपका ये यण संधि, यण संधि। स्वर संधि का ही भेद है, स्वर संधि में आता है यण संधि, यण संधि का ये रूप है। चलिए, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, इन फिल इन द ब्लैंक वाला है, भरने वाला है, तो नीड बनाते हैं, नीर नहीं, नीम नहीं, नीड नहीं, नीड बनाते हैं। चलिए, चीर, एक होता है चीर, एक होता है चीर, एक होता एक चीर मिस होता है पुराना, चिरंतर जिसको बोलते हैं पुराना, और इस चीर मिस होता है वस्त्र। तो हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन पुराना, यानी बी वस्त्र वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकार के मुख्य भेद 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, यही आपके मुख्य होते हैं। इसमें एक उभया अलंकार होता है, उभया अलंकार, जिसको काउंट नहीं किया जाता है, तो मुख्य आपकी बात करें 2 ही है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण,
जो शब्दों में सुंदरता का भाव पैदा कर दे उसी को आभूषण कहते हैं, यानी वो सौंदर्य यानी वो आभूषण का कार्य करता है। दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार में होता है जो शब्दों में चमत्कार पैदा कर दे उसको शब्द अलंकार कहते हैं, जो और अर्थालंकार का मतलब होता है कि जो अर्थों में, अर्थ के माध्यम से उसमें चमत्कार पैदा हो उसको अर्थालंकार कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसमें चलते हैं। मात्रिक छंद में मात्राएं कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंद में मात्राएं होती हैं दो। कौन कौन से? एक होता है लघु, जिसको हम ऐसे काउंट करते हैं, एक होता है गुरु, और गुरु को हम ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अरे हम बात करें तो यामा आपको दिख रही है, यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की है, जबकि रामचरितमानस और दोहावली, गीतावली ये सब किसकी हैं? तुलसीदास की। तुलसीदास की, तुलसीदास की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? अरे बीजक कबीरदास की है। बीजक में ही संकलित है साखी, सबद और रामायणी। रामायणी, ठीक है। चलते हैं, करे कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो उसमें 6 चरण होते हैं, और ये क्या होती है? कुंडलियां जो होती हैं विषम मात्रिक छंद होती है। विषम मात्रिक छंद होती हैं। यह बनती कैसे है? रूला और दोहा से। किससे? रूला, रूला प्लस दोहा से। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो विषम मात्रिक छंद होती है, इसमें चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए निम्न में से नस्वर का विलोम क्या हो जाएगा? तो नस्वर का होता है शाश्वत। ठीक है, नस्वर का शाश्वत हो जाएगा। चलिए आज गहरा, गहरा शब्द का सही विलोम क्या होगा? गहरा का हो जाएगा उथला। गहरा का मतलब ये, जैसे कि अगर हम बात करें गहरा का मतलब ये धंसा हुआ पार्ट है ना। अगर अब हम इसका अगर विलोम करेंगे तो ये उठा हुआ यानी उथला हुआ भाग हो जाएगा। चलिए समतल का, समतल की बात करें बराबर, तो बराबर का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, समानांतर का बात करें, समानांतर यानी पैरेलल की बात करें ना, तो पैरेलल का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इसका भी हो सकता है। समतल का मतलब बराबर, और बराबर का मतलब कि टेढ़ा उठा और गिरा हुआ, मतलब कि जिग जैग हो सकता है समतल का। और गंभीर का मतलब क्या होता है? जो हम कहते हैं बात से कर कोई गंभीर। गंभीर का मतलब सीरियस, सीरियस का मतलब आप उसका विलोम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। 50 क्वेश्चन था। आप लोग इसमें बताइए कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए और कितने गलत हुए। अगर वीडियो अगर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभी चैनल की पहली वीडियो है और आप लोगों को और वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। कोशिश ये है कि एक क्लासें डेली की डेली प्रैक्टिस सेशन के रूप में चलती रहेंगी, और ये कभी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि ये हमेशा, जब तक आपका यूपीपी री एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती रहेगी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की पूरी क्लास और बेहतर रिकॉर्ड हो। तो थैंक यू।